हेलो दोस्तों, जय जय राजस्थान, जय माइड भाषा। कैसे हो सभी? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आज हम पढ़ने वाले हैं एमए प्रीवियस राजस्थानी का जो तीसरा पेपर है उससे संबंधित। राजस्थानी की जो व्याकरण है और शब्दकोश है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी लिखिएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी के व्याकरण के बारे में, वर्णमाला के बारे में, ध्वनियों के बारे में और शब्दकोश की और उसकी सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं आज। बेसिक उच्चारण रे हिसाब से हर एक भाषा में दो भांतरी ध्वनियाँ हुए, यानी कि जैसे हिंदी में ना वैसी व्याकरण राजस्थानी की है, सेम टू सेम। यदि आपको हिंदी की व्याकरण आती है तो बस आपको लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है बस, यानी कि हिंदी भाषा को राजस्थानी में कन्वर्ट करना है, बाकी सेम टू सेम है। कुछ शब्दों का फर्क है, व्याकरण वही है। तो जिसको हिंदी व्याकरण आती है उनके तो मज़े है इस पेपर में। तो भाषा दो मात्रा ध्वनियाँ हुए, एक स्वर होती है एक व्यंजन, ये हिंदी में होता है। ठीक है। राजस्थानी में स्वर ध्वनियाँ बिल्टी और व्यंजन ध्वनियाँ कक्को नाम से जानी जाए। तो अब यहाँ ध्यान रखना, वहाँ आपसे स्वर नहीं पूछा जाएगा कि स्वर ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, वहाँ पूछा जाएगा बिल्टी क्या होती है। तो बिल्टी स्वर ध्वनियाँ होती है। और स्वरों में क्या आते हैं जो आप बचपन से बोलते हो ना, एन आर ई इमली, वो सब बिल्टी है। और कक्को क्या है, यानी कैस से लेकर के जो आगे वर्णमाला है सारी 33 व्यंजन, वो सारे के सारे हिंदी वाले इसमें आते हैं कक्को में। ठीक है। यानी कि व्यंजन है वो कक्को है और स्वर है वो बिल्टी है। ये बस महत्वपूर्ण बात यही है इसकी, बाकी सेम ही है। तो राजस्थान की वर्णमाला है वो इस प्रकार है। बिल्टी में क्या आते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि जो स्वर होते हैं कुल 11 हिंदी वाले, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। उसके बाद में कक्को में मैंने आपको बता दिया कि व्यंजन आएंगे इसमें। कक्को में व्यंजन आएंगे। कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग और ये लव है और तीनों शय और है, ये सारे के सारे कक्को है। स्वर ध्वनि रे बोलण में लागण वाले भगत रे आधार मान स्वरा 3 भेद करे, यानी कि स्वर को बोलते समय जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। बिल्टी के हर्षो यहाँ पर रह आएगा, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के होते हैं, यही हिंदी में होते हैं। यानी छोटे स्वर होते हैं जिनमें कम समय लगता है बोलते टाइम, उनको बोलते हैं हर्षव। और दीर्घ में ज़्यादा लगता है और प्लुत में 3 गुना लगता है। ठीक है। और यही इसमें लिखा है। हर्षव स्वर क्या है, जेड़ा स्वरा ने बोलता था सब सु कम वगत एक मात्रा बोले जितो वक्त लगा, यानी एक मात्रा जितना समय लगता है सब ऋषभ स्वर गिणिजे। राजस्थानी रा ये 3 स्वर है, ए ई और ऊ, यानी ये तीनों छोटे हैं, ऋषभ हैं। और इनको क्या मूल स्वर कहवे। मूल स्वर क्यों कहते हैं कि ऐसे ही ई से और ऊ से, इन्हीं तीनों से क्या है बाकी के जो अन्य स्वर है वो बने हैं। ऐसे आ बन गया और क्या बन गया, ओ बन गया और आऊ बन गया। ई से बड़ा ई बन गया, ऊ से बड़ा ऊ बन गया, तो पूरे हो गए। और ए और ई को मिला के ए बनता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये 3 मूल है, इन्हीं से बाकी स्वर बने हैं, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। अब देखो दीर्घ स्वर क्या होता है। दीर्घ स्वर जिक्का स्वरा ने बोलने में ऋषभ स्वर स्वरा सु दुगुणों भगत लगे, बाने दीर्घ स्वर के वे, यानी कि दुगना समय लगता है। और इनमें आता है आ ई और ऊ, फिर ए आई ओ औ। यहाँ पर ए इस प्रकार से नहीं होगा हिंदी में। हिंदी में इस तरह से ए आई होता है, लेकिन राजस्थानी में आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
और ये नीचे वाले जो 4 हैं वो क्या है, संयुक्त स्वर में गिने जाते हैं। तो संयुक्त स्वर पूछ लिया आपसे कौन से होते हैं तो आपको बताना है, ठीक है। अब है प्लुत स्वर। मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 गुना समय लगेगा इसमें। कदी किणी ने हेलो मारता बगत के कोई काम विशेष प्रकट करती बगत ऋषभ और दीर्घ दोनों 5 स्वरा ने बोलन की ज़्यादा वक्त लगे, यानी दोनों से भी ज़्यादा समय लगता है जब हम किसी को आवाज़ देते हैं, आवाज़ मारते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, राजस्थानी में हेला मारना कहते हैं, और बाकी आप समझ गए होंगे। तो तब क्या होता है, हम जैसे अब किसी का नाम लेना है, जैसे रमेश नाम लेना है, तो ज़ोर से आवाज़ रमेश ऐसे लंबा बोलेंगे, तो वो क्या है, हर्षव और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, उसे बोलते हैं प्लुत। जिस प्रकार से ओम बोलते हैं, लिखने में ओम छोटा सा है लेकिन उसका उच्चारण करते हैं तो प्लुत में करते हैं। बस वही कहानी है इसमें। प्लुत स्वरारे उच्चारण में हर्षव स्वरा सुत्ती गुणों भगत लागे। वो इज कारण है कि देववाणी संस्कृत में स्वर रे आगे 3 रो आंक मांडर स्वर ने प्लुत रूप में दर्शावन के उन रो बोध करावन री परंपरा रही है, जो ओम और अरे आगे इस प्रकार से हम आवाज़ देते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, वो सारे क्या प्लुत स्वर में आते हैं। राजस्थानी व्यंजन कक्को। अब है व्यंजन वाला, स्वर के बारे में पढ़ लिया। व्यंजन दवनियारी विगत कैशु लेर है तई रा व्यंजन 3 भांतरा है, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म, यानी कै से लेकर के है तक जो व्यंजन है उनको भी 3 भागों में बांटा है। जिस प्रकार सबों को बांटा था उसी प्रकार अब इनको बांटा गया है। स्पर्श में कौन से आते हैं, ध्यान से देखो। जिका वर्णा ने बोलते वक्त हवा, सांस, उच्चारण स्थान रो स्पर्श करती थके मुंड बारे आवे, वे स्पर्श व्यंजन किया जावे, यानी कि जिनको बोलते समय वायु क्या है, स्पर्श करती है हमारे जो उच्चारण स्थान में, कहीं भी मुख में, चाहे जीवा में, दंत में, कहीं भी, चाहे कंठ में, चाहे तालु में, तो उसी हिसाब से ये है। तो ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में क्या है, कै वर्ग, कै वर्ग में क्या था, कै वाले क्या है, कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग से तालु, टै वर्ग मूर्धा, तै वर्ग कमेंट करके बताओ, और पै होस्ट से एक आपको बताना है। हिंदी में पढ़ा है आपने, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें बिल्कुल। तो ये सारे क्या हैं, स्पर्श व्यंजन हैं। फिर अंतस्थ। अंतस्थ क्या होता है, अंतस्थ जिका वर्णा रो उच्चारण स्वरा बिल्टी और व्यंजना का कार्य बीच रो लखावे, वे वर्ण अंतस्थ गिना जावे। राजस्थानी रा ये व्यंजन ये रे ले वे और, यानी कि ना तो स्वर जितना समय लगता है ना व्यंजन जितना, यानी बीच में है, ना वो स्वर है ना वो व्यंजन है, और इनको क्या है अर्ध स्वर भी बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखना आप। तो ये रे ले वे, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं अंतस्थ में। अब है उष्म। जिका वर्णा ने बोलती वक्त उष्मा गर्म मुंडे सु बारे आमती लिखावे, वे उष्म व्यंजन गिने जावे। राजस्थानी में ओ वर्ण उष्म व्यंजन है, जैसे तीनों से और है। इसमें पहला जो आपको सेल दिख रहा है वो क्या है, दंत्य से है, और ये स है, ये मूर्धन्य है, और ये स जिस जहाँ से हम च छ वो उच्चारण करते हैं च वर्ग का, तो उस श्रेणी में ये स आता है। और है का कल्य या कंठ अलिजीवा जिसको बोलते हैं वहाँ से उच्चारण करते हैं, तो ये उष्म वर्ण, उष्म व्यंजन है, ठीक है। अब घोष और अघोष क्या होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग छोटे प्रश्न आ सकते हैं इस प्रकार से, जैसे अघोष क्या होते हैं, या पीछे व्यंजनों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, स्वरों को कक्को किसे कहते हैं, या फिर, ठीक है, समझ गए आप। घोष, घोष क्या है, घोष अघोष रे आधार माथे राजस्थानी वर्णमाला री विगत। घोष रो अर्थ नाद के गूंज हुए। यहाँ के का मतलब आपको पता है क्या होता है, कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा, जो नए नए होते हैं ना उनको समझ नहीं आता ये, कई सोचते हैं गलत है। यानी कि
आपको राजस्थानी भाषा के हिसाब से पढ़ना है, इसको हिंदी के हिसाब से नहीं पढ़ना है। घोष रो अर्थ नाद के गूंज हुए, यानी या तो नाद होता है या फिर गूंज होता है, या अथवा इसके अर्थ में, ठीक है, के का प्रयोग होता है जिसपे दो मात्रा लगी है। जिका वर्णा ने उच्चारित करते वक्त स्वर तंत्रिया में प्राणवायु रे कारण हड़को सुकंपन हुवन सु गूंज हुए, वे घोष ध्वनियाँ गिणी जाए, यानी जगह गूंजे बे घोष ध्वनियाँ हुआ और जगह ना गूंजे बे अघोष हुए। जिका वर्णा रो उच्चारण करते वक्त स्वर तंत्रिया में प्राणवायु सु किणी भांतरो कंपन नहीं हुए, वे अघोष ध्वनियाँ गिनी जाए। तो इन दोनों का वर्गीकरण आप देख सकते हो कि घोष और अघोष में कौन सा आता है। राजस्थानी वर्णारा ए दोनों वर्ग इन बात है। अघोष में का कै ख यानी कि आगे वाले कै वर्ग वाले दो, फिर च में च और छ, फिर ट वाली लाइन में ट और ठ दो ही लेने हैं, फिर त और थ यानी दो दो लेने हैं आपको, यानी पहला और दूसरा इसमें आएगा और ये दो से आएंगे। पहला और दूसरा जो भी होगा वो क्या होंगे, अघोष होंगे। और घोष में क्या है, बाकी तीनों है, सारे वर्णों के पिछले वो जो तीनों व्यंजन हैं वो सारे के सारे आएंगे। ग ग रंग, फिर जय छ, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, ये र ल व और ये र ल व इसमें आएगा, ठीक है, घोष में। तो इनका ध्यान रखना है आपको। जिनको हिंदी व्याकरण आती है उनको तो ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इतना, और बाकी आप रिवीजन के लिए पढ़ सकते हो। ध्वनियाँ रे विभाजन रो एक भले आधार प्राणवायु री मात्रा ही हुए, सांस री मात्रा रे आधार पर व्यंजन ध्वनिया रो दो भेद कराया जावे, अलप प्राण और महाप्राण। अब अलप प्राण क्या होते हैं, उसमें पहला दूसरा था, इसमें क्या है एक एक छोड़ के हैं, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा किस में आएगा, अलप प्राण में आएगा। आपको ध्यान रखना है, पहला तीसरा पांचवा, और यहाँ पर दूसरा और चौथा है वो महाप्राण में आएगा। अब आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। अब उच्चारण स्थान मैंने आपको बता दिया, कै वर्ग का कंठ्य होता है, फिर ई, और च वर्ग वाला तालव्य होता है, फिर मूर्धन्य होता है, फिर ये क्रम वाइज से आप लिख सकते हो। आप ये नोट कर लो, मैं यहाँ पर रोक देता हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद करो कि ए वर्ग है, ए और आ दो जो स्वरों वाले हैं, और है और कै से लेकर कै वर्ग का मतलब है कै ख ग घ है, यानी कि इतने कितने सारे, ये लास्ट पांचवा छोड़ना है क्योंकि वो नासिक्य में आता है, ठीक है। और बाकी आप अच्छी तरह से रट्टा मार लो, इसका अलग से लिख लो, और यदि प्रश्न आए स्वर उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप ये लिख के आना, आपके परसेंटेज बहुत अच्छे बनेंगे। अब है व्याकरण माला सामान्य जानकारी। अब संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा आपकी हिंदी में पढ़ी हुई है, ठीक है, तो यहाँ बस लैंग्वेज चेंज करनी है, चीज़ वही है, ज्ञान वही है, संज्ञा वही रहेगी। किणी चीज वस्तु ठोड़, ठोड़ यानी कि स्थान, जीव जिनावर यानी जीव जंतु, के यानी कि या भाव विशेष रो बोध करावणीय शब्द संज्ञा मानी छे। शब्दकोश मुजब संज्ञा रो अर्थ है नाम, यानी कि शब्दकोश के हिसाब से संज्ञा का क्या अर्थ है, नाम, किसी का नाम, चाहे वह चीज़ का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, जानवर का हो, किसी का चीज़ का हो, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी संज्ञा होती है। जैसे मेरा नाम विकास है तो मुझे क्या है, विकास नाम की संज्ञा दे दी गई है, क्योंकि ऐसे तो कई कहेंगे कि ये तो लड़का है या कुछ और है, ठीक है, तो लड़का तो है, लड़के तो फिर सभी हैं, फिर अब कई लड़के खड़े हों उसके बीच में मुझे कैसे पहचानेंगे, इसलिए मुझे एक नाम दे दिया गया प्रॉपर, विकास। तो मुझे उस विकास नाम की संज्ञा दी गई है ताकि मतलब पहचानने में सहायक हो सके या अन्य कार्यों में सहायक हो सके, इसीलिए सभी को अलग अलग नाम दिया जाता है, इसीलिए अलग अलग वस्तुओं के नाम पड़े हैं और उन्हीं नामों को क्या है, संज्ञा दे दी गई है। अब किसी चीज़ का प्रॉपर नाम होगा उसे हम व्यक्तिवाचक बोलेंगे, और जैसे मैंने बोल दिया लड़का है या लड़की है, तो ये एक जाति हैं अलग अलग, ठीक है, और इसी प्रकार से आगे जो भाववाचक हैं वो भावों के हिसाब से होगा। तो हिंदी वाली व्याकरण, हिंदी की व्याकरण भी मैं करवाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आपको जिसको हिंदी वाली पढ़ी हुई है उसको आसान लगेगी, बाकी आपको पढ़नी तो है ही, पेपर में जरूर आएंगे। तो संज्ञा रा तीन भेद मान्या जावे।
कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मेरा नाम लिख दिया विकास, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं एक लड़का हूँ तो मेरी जाति है लड़का। और भाववाचक कोई अन्य उदाहरण लेंगे हम। व्यक्तिवाची संज्ञा, व्यक्तिवाची शब्दां शू किणी खास आदमी चीज वस्तु के किणी ठोड़ ठियरो अर्थ बोध हुए, यानी कि किसी खास वस्तु हो सकती है, कोई खास स्थान का नाम हो सकता है। ऐसे तो ऐसे बोलेंगे जगह जगह होती है, जगह जगह नहीं होती, उसका अलग अलग नाम रखना पड़ता है। जैसे पहाड़ी अलग हो गई, मैदान अलग हो गए, उसी प्रकार से फिर उनमें भी अलग अलग, जैसे हम उदाहरण लेते हैं व्यक्तिवाचक का, किसी स्कूल का प्रॉपर नाम हो गया, किसी जगह का प्रॉपर नाम हो गया, किसी स्थान का प्रॉपर नाम हो गया, किसी इमारत का, जैसे ताजमहल, लाल किला, इस तरह से ये सारे व्यक्तिवाचक में आएंगे। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। जनकवि गणेशी लाल व्यास उस्ताद जोधपुर रहने वाला है। तो यहाँ गणेशी लाल व्यक्तिवाचक है, प्रॉपर व्यक्ति का नाम दिया है। लूणी नदी रो पानी खारो है, ये सिर्फ नदियाँ बहुत होती हैं। नदी क्या जातिवाचक है, लेकिन लूणी नदी नाम दे दिए हैं यहाँ प्रॉपर, तो व्यक्तिवाचक है। राजस्थान रावीर देवता माजू पूजी जय, तो यहाँ राजस्थान के वीर की बात कही है। बाकी मुझे ये उदाहरण ठीक नहीं लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। बात तो सही है, लेकिन संज्ञा के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है। अब है जातिवाचक संज्ञा। जिका शब्दां शू किणी वर्ग रे जात री सगली चीज़ां के जीवां रो बोध हुए वे जातिवाचक संज्ञा शब्द गिणी जे। आप पोथी मारी, यानी पुस्तकें तो अलग अलग होती हैं, अलग अलग विषयों की अलग अलग, लेकिन पुस्तकें बहुत सारी होती हैं, वो एक जाति है, इसलिए पोथी लिख दिया यहाँ पर। गायां चरे हैं, तो गायों के कई प्रकार होते हैं, और गायों कितने प्रकार होते हैं, राजस्थान में कौन कौन सी गायें पाई जाती है, ये आप कमेंट करके बताइए। और यदि उन गायों का प्रॉपर नाम होगा तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। और सीधा ही गाय बोल दिया तो गाय एक जाति हो गई। आज रो मिनख पर्यावरण रो दुश्मन है, तो यहाँ पर जातिवाचक क्या है, मिनख। मिनख यानी कि मनुष्य। अब है भाववाची संज्ञा। भाववाची संज्ञा जका शब्दों से गुण दोष दशा अवस्था हालत के भाव रो बोध हुए वे भाववाची संज्ञा शब्द गिने जावे। अब यहाँ उदाहरण दिया, जूं सगड़ाई इमारत सगड़ाई कायरता ने बुढ़े, और गांधी जी सत्य और अहिंसा रा पुजारी हा। अब है सर्वनाम। सर्वनाम में पहले आपको बेसिकली बता दें, संज्ञा के स्थान पर जो काम आते हैं शब्द, वो है सर्वनाम। और सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, ये बात मैंने ऐड नहीं की, लेकिन बता देता हूँ। अब कोई संज्ञा है, जैसे नाम ले लेते हैं रमेश। रमेश बहुत सा लड़का है, रमेश स्कूल जाता है, रमेश ये करता है, रमेश वो करता है। हर बात में रमेश नहीं लेते हम, और हर बार कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं हम, तो उसमें एक ही व्यक्ति का नाम अगर हर पंक्ति में डाला जाए तो वो क्या है, एक तो भद्दा लगेगा, एक क्लिष्ट लगेगा थोड़ा सा। और यदि हम एक बार नाम ले लें कि रमेश ये करता है, उसके बाद में फिर उसकी जगह सर्वनाम यूज करें, जैसे ये है, वो ये करता है, वो ये करता है, यानी कि बाद में हम समझ तो जाएंगे कि रमेश की बात हो रही है। तो रमेश की बात करने के लिए हम उसका नाम का, जो रमेश नाम का प्रयोग हमें बार बार ना करना पड़े, और उस संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सर्वनाम यहाँ राजस्थानी भाषा से संबंधित हम पढ़ते हैं। संज्ञा रिठोड़, यानी कि संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा रिठोड़ के संज्ञा रे बदले जके शब्दां प्रयोग हुए वाने सर्वनाम केवे, यानी कि संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं उसे कहते हैं। जैसे मैंने रमेश के बारे में बता दिया कि रमेश के बारे में हम वह यूज़ कर सकते हैं, यह का प्रयोग कर सकते हैं, इसे उसे, इस प्रकार से ये सारे सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम के भेद 5 होते हैं: पुरुषवाची सर्वनाम, निश्चयवाची, अनिश्चयवाची, प्रश्नवाची और संबंधवाची। अब पुरुषवाची सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द रो प्रयोग किणी व्यक्ति सारू हुए
उनने पुरुषवाची सर्वनाम के वे इनका 3 भेद है। यानी किसी व्यक्ति के लिए कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है तो उसे पुरुषवाची कहते हैं। पुरुषवाची के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, यानी खुद के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम स्वयं के लिए, एक में इसमें स्वयं आ गया बोलने वाला, और मारो, मारा, मारे, ये, माने, आपा, अपारे, ये सारे क्या है उत्तम में आ गया। उत्तम यानी कि जो बोलने वाला होता है वो खुद को साथ में शामिल करता है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ क्या लिखा है, खुद सु संबंध रखने वाला शब्द। उसके बाद में मध्यम पुरुषवाची, बोलने लिखनियों सुनन वाडे के पढ़न वाडे सारू जखा सर्वनाम शब्दां का प्रयोग करे वे मध्यम पुरुषवाची शब्द सर्वनाम गिणीजे। यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके लिए हम काम में लेते हैं वो मध्यम है। जैसे थू, थारे, थारा, थाने, थारे, आप, आपारे, ठीक है, आपारे नहीं आप रे, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ में आ गया हो। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है कि जैसे 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और उनके पास तीसरा व्यक्ति है नहीं, अब मौजूद नहीं है, अब उसकी बात चल रही है, तो उसके लिए हम जो शब्द यूज में लेते हैं वो, वे, वा, उन, ठीक है, तो वो सब क्या है अन्य पुरुषवाची है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अन्य पुरुषवाची बोलनियों के लिखनियों सुन पढ़न वाले रे टाल जद किणी, यहाँ पर तीजे है, ठीक है, तीजे आदमी सारू जका सर्वनाम शब्दा प्रयोग करे वह शब्दा ने अन्य पुरुषवाची सर्वनाम केवे। जू हिंगलाज शिवदत्त ने बुझो के वो वे कुण जावे, ठीक है, यानी 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और वे कुण जावे यानी कोई जा रहा है उसके लिए बात करनी है, तो वो वे क्या है, वे क्या है यहाँ पर अन्य पुरुषवाची है। अब है निश्चयवाची, 2 नंबर निश्चयवाची है। जक्का सर्वनाम शब्दांशु नेड़ा के आगा मिनखारा और पदार्थारो निश्चय बोध हुए वह निश्चयवाची सर्वनाम केवे। जू ओ कुड़तो राम सो है, राम रो है, वे थारी गाया है, ओ आ, वो, वह, वे, यो, यं, वो, माँ, ये सब क्या है निश्चयवाची हैं। और अनिश्चयवाची में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी उसमें निश्चय हो रहा है, इसमें निश्चय नहीं हुए, ठीक है। और इसके लिए कौन सा शब्द है, कोई, किणी, ठीक है, इस प्रकार के शब्द। और प्रश्नवाची में आपको पता है प्रश्न, जो भी प्रश्न होगा, कोई किसी से बात पूछेगा तो वो सब क्या है प्रश्नवाची में आएंगे। और इसमें क्या है काई, कुण, किण, क्यों, कठे, ये सब शब्दों का प्रयोग होगा प्रश्नवाची में। अब है क्रिया। क्रिया के बारे में आपने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में। जक्का शब्दांशु किणी काम रे करण के होवन रो बोध हुए वे शब्द क्रिया शब्द माने जे। जू रमेश पढ़े है और रामू रमे है। रमे का मतलब क्या होता है खेलना, तो वहाँ पर आपको राजस्थानी भाषा ही लिखनी है, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है रमना। रमना का मतलब क्या होता है खेलना। क्रिया र भेद विधान और फल रे हिसाब से क्रिया रो 2 भेद मानी जाए, अकर्मक और सहकर्मक। आरो विवरण इन बात सु है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया इन रो फल किणी दूजा पदार्थ माथे नहीं पड़े, इन कारण ओ क्रियावा बिना कर्म री क्रियावा गिणीजे और इन रे अकर्मक नाम दिरीजे, यानी दिया जाता है। जू लिच्छू हासे और गोपू सुतो है, तो ये इसका उदाहरण है अकर्मक का। और सहकर्मक में क्या है, सहकर्मक क्रिया सहकर्मक क्रियाओं और फल कर्म माथे पड़े। जू टाबर पोथी बने, तो यहाँ पर क्या है टाबर, आप ऐसे करके पता कर सकते हो टाबर के बने पोथी, उत्तर मिल गया ना। ऊपर वाले में क्या उत्तर नहीं मिलेगा, गोपी सुतो है, गोपू सुतो है, तो इसके अलावा कोई कैसे प्रश्न करोगे, इसलिए यानी कि इस पे कर्म पे प्रभाव पड़ नहीं रहा है और सहकर्म में कर्म पे फल पड़ रहा है। अब है संरचना रिदीठ सु क्रिया रा भेद। संरचना रिदीठ सु क्रिया रा भेद इन मुजब है। एक वह नाम धातु क्रिया। नाम धातुओं रे टाल संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनने वाली धातुओं ने नाम धातु के वे, यानी इन सब से बनी होती है वो सर क्या है नाम धातु है। आंसू इंज नाम धातु क्रियावां बने जो अर्थ
अर्थ से क्या बन गया, अर्थावणों। काट से क्या बन गया, काटीजनों। और पीड़ से क्या बन गया, पीड़ीजनों। अब संयुक्त क्रिया क्या है, जबकि क्रिया दो के दो सु घनी क्रिया वाले मेल सु बने वह संयुक्त क्रिया गिनी जाए, यानी दो या दो से अधिक क्रियाओं से बनती है उस संयुक्त क्रिया कहते हैं। जो प्रति पढ़ चुको, यानी पढ़ अलग है और चुको अलग है। सोन चौपड़ रम लियो है। चौपड़ यहाँ पर एक खेल है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ जो महाभारत में भी खेला था। और यहाँ पर क्या फिर रम लियो है, रमना यानी कि खेलना, और लियो, ठीक है, खेल लियो, यानी दो संयुक्त क्रियाएं हैं इसमें। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रिया ने कर्ता खुद नहीं करे करने खुद नहीं करने कि दूजे ने प्रेरणा देर करावे वह ने प्रेरणार्थक क्रिया में कहवे, यानी कि खुद व्यक्ति काम नहीं करता है, दूसरों से करवाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक। जैसे उदाहरण दिया है, अरोगणों से क्या है, अरोगवणों। और सुननों से क्या है, सुनावणों। पढ़नों से क्या है, पढ़ावणों। और सीखनों से क्या है, सिखावणों। ये सब पूर्वकालिक क्रिया आ गई। अब पूर्वकालिक क्या होती हैं, जड करता किणी एक क्रिया ने करण सु पहली करने पछे दूजी क्रिया करे तद पहलड़ी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया गिनी जाए। यानी दो काम यदि क्रिया व्यक्ति करता है और उससे उस मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई और क्रिया कर देता है, वो उसके बाद में दूसरी क्रिया करता है, तो वो पहले वाली होती है, वो पूर्वकालिक होती है। जैसा नाम है वैसा ही काम है इन क्रियाओं का। तो उदाहरण क्या है, जू गौरव पढ़ने सोएगा, यानी पढ़ने के बाद सोएगा। या तो दो काम हो गया, यानी एक पढ़ रहा है एक सो रहा है, तो पढ़ने के बाद सोएगा। और फिर दूसरा उदाहरण है, हेतु घर जाए ने रोटी खावेला, यानी पहले घर जाएगा फिर रोटी खाएगा, तो दो क्रियाएं होगी। और इसमें पहली क्रिया का उल्लेख भी हुआ है, तो ये पूर्वकालिक होगी। अब है राजस्थानी शब्दकोश। राजस्थानी शब्दकोश के बारे में आपको आराम से विस्तार से अच्छी तरह पढ़ना है, सोच समझ के। राजस्थानी में शब्दकोश लेखन री परंपरा घनी समृद्ध और सुदीर्घ रही है। राजस्थानी में डिंगल नाममाला से प्राचीन शब्दकोश माने गए हैं, यानी कि राजस्थानी का सबसे प्राचीन शब्दकोश कौन सा है, राजस्थानी का डिंगल नाममाला। ये आपको याद रखना है मोस्टली। इन रचिता हरराज, हाँ ये किसने लिखा, हरराज ने। इन कोश री रचना रो भगत 1561 है। तो आपको तीनों बातें याद रखनी है कि राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है सबसे पुराना वो कौन सा है, डिंगल नाम वाला है। किसने लिखा, हरराज ने लिखा। कब लिखा, 1561 में, ठीक है, 1561 के लगे टगे, यानी कि लगभग। अब इस कोश में क्या है, इन कोश में पर्यायवाची शब्द दियोड़ा है, पण इन अच्छे नागराज डिंगल कोश में पर्यायवाची शब्द सांगोपांग संख्या में दियोड़ा है। इन्हीं क्रम में हमीर नाम वाला जिन रचिता हमीरदान रत्नुहा, यानी उसके बाद में क्या है, हमीरना वाला नाम का एक ग्रंथ हो रहा है जिसके रचिता क्या होना है, कौन है, हमीरदान रत्नु। घणो उल्लेख जोग शब्दकोश है। इनमें शब्द रो अर्थ लिखण रे पछे छेकड़ली पंक्ति में हरि महिमा संबंधी सुंदर उक्तियां मिले। बारहट उदयराम रचित अवधानमाला, ये फिर और है, किसने लिखा है, बारहट उदयराम ने। इन्हीं पंक्ति में उपयोगी शब्दकोश है, यानी इसी पंक्ति में एक और शब्दकोश है, ये महत्वपूर्ण है। इन कोश में ठेठ डिंगल शब्दां पर्यायवाची दियोड़ा है। कवि मुरारीदान रचित डिंगल कोश किसने लिखा, मुरारीदान ने। लगे टग कब 7000 शब्दां रो संकलन है इसमें, यानी लगभग 7000 शब्दों का संकलन है। वीर भाण रत्नु रचित ओकांक्षरी नाममाला, ये किसने लिखी, वीर भाण ने क्या लिखी, ओकांक्षरी नाममाला। इन शब्दकोश लेखन परंपरा में मेहताऊ ग्रंथ है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे जो राजस्थानी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। आदि जो आरंभ काल होता है, मध्यकाल होता है और आधुनिक काल होता है। 3 भागों में बांटा गया राजस्थानी साहित्य को, इतिहास को। हिंदी में 4 काल होते हैं और राजस्थानी में 3 कालों में बांटा गया। हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और वो आपके 3rd पेपर में आने वाला है,
राजस्थानी साहित्य का इतिहास। तो तब तक देखते रहिए यही हिंदी नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। धन्यवाद।